नमस्कार दोस्तों, तवी टेल्स के एक और खास एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, साहित्य और डुग्गर विरासत को समर्पित कर दी है। एक टीचर, एक ट्रेनर, एक पोइट, एक ऑथर और डोगरा कल्चर के एक पैशनेट डॉक्यूमेंटेरियन। गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर लेक्चरर के रूप में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स को गाइड करने के साथ साथ इन्होंने अपनी कलम के जरिए डुग्गर की संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और सामाजिक मुद्दों को देश और दुनिया तक पहुंचाया। 100 से अधिक लीड आर्टिकल्स, 400 से ज्यादा पब्लिश्ड राइटअप्स, 8 प्रमुख पुस्तकें और डुग्गर कल्चर पर अनमोल रिसर्च। इनकी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज और उनके अनेक लेख डुग्गर की पहचान को संजोने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज के हमारे मेहमान सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्टिविस्ट है जो हमें याद दिलाते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं पोइट, ऑथर, एजुकेशनिस्ट और डोगरा हेरिटेज के सच्चे सेवक श्री अशोक कुमार शर्मा जी से। सर, वेलकम टू तवी टेल्स। वी आर ऑनर्ड कि आज आपने तवी टेल्स के लिए अपना कीमती समय निकाला। आपने वी आर रियली रियली ऑनर्ड कि आप जैसे एक व्यक्तित्व आज उनको हम डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर, हम शुरू करते हैं सर आपके बचपन से। सर, आपका बचपन उधमपुर में बीता। बचपन के उधमपुर के बारे में सर आप कुछ बताएं। वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने आपको राइटिंग और स्पेशली हेरिटेज की तरफ इंस्पायर किया? देखिए सर, मेरा जन्म जो था वो हुआ था गांव में। उधमपुर के ही एक गांव है, एक जिसका नाम है पतला। वैसे जो बड़ा गांव है वो चाकर कवाला है। और ये वो गांव है जहाँ की बेटी मतलब राजा गुलाब सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी रानी रकवाल, वो चाकर कवाला गांव की थी। तो ये गांव जो है ये कल्चरली और हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट गांव है। गांव ही नहीं है, मतलब आगे पीछे जो रीजन है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि महाराजा गुलाब सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी रानी रकवाल, वो चाक गांव की थी। उसके साथ ही एक डबरिया गांव पड़ता है, वहां रानी भुटियाली मतलब महाराजा हरि सिंह जी के नानके जो थे वो वहां के थे। और उसके साथ ही एक गांव पड़ता, एक बाग पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मेला बाग। सरकारी बाग है वो। तो वहाँ जो है ऐसा बिलीव किया जाता है कि वहाँ जो थे वो कहाँ वहाँ काफी मतलब जो कल्चरली इम्पोर्टेंट रीजन था वो। क्योंकि वहां से होके जो राजे महाराजे जो थे जम्मू से श्रीनगर जाया करते थे। और उधमपुर से जो कटरा का रास्ता था वो भी वहां था। तो वहाँ कहते हैं कोई 100 से ज्यादा बोलियां हैं, लेकिन कोई 20 के करीब बोलियां अब भी हैं वहाँ। और वहाँ आप देखेंगे कि जहां आप देखेंगे वहां बोली ही बोली है। और वहाँ कुछ बोलियां जो हैं वो जम्मू के जो सेठ थे उस टाइम के, उन्होंने बनवाई हैं और उनकी नेम प्लेट्स भी हैं। एक बोली वहां जो बनी हुई है वो 1866 में बनी हुई है। तो उसके थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो क्रीमची का एरिया आता है। और क्रीमची की जो वहाँ जो राजा थे, राजा वो बूटी डायनेस्टी थी। और जो बूटी डायनेस्टी जो थी वो एक्सटेंड करती थी लांदर पंचारी तक। और वहाँ उसकी जो कैपिटल थी वो क्रीमची थी। तो क्रीमची जो था वो मतलब वो भी जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और क्रीमची जहाँ जो वहाँ एक फोर्ट है, वो तो अब खैर खत्म हो गया है, लेकिन उसका जो ड्यूटी है वो अभी भी है। और उसके साथ ही वहाँ क्रीमची टेम्पल्स, जो वर्ल्ड फेमस क्रीमची टेम्पल्स हैं जो एएसआई द्वारा संरक्षित है, वो वहाँ है। उसके साथ ही एक जगह पड़ती है वहाँ बाबा बेताल, जिसको हम मतलब हिंदू भी उसको उनको उनकी पूजा करते हैं। और जो मुसलमान हैं वो भी उसको बड़ा मानते हैं। और जब भी कभी किसी घर में कोई नई फसल होगी या कोई भैंस जब कोई बच्चा देगी या कोई गाय बच्चा देगी तो वहां वहां जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलाका जो था ये बड़ा कल्चरली और हिस्टोरिकली और आर्कियोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका था। हम देखते थे वहां से जो हमारे घर के पास से ही वहां लोग जो थे वो बैसाखी मेले में जाते थे। बहुत सारी लंबी लाइनें लगी होती थी। लोगों ने जो बुजुर्गों ने बच्चे जो थे वो उठाए होते थे।
उन दिनों में क्या होता था कि ये जो ज्यादा भटूरे वगैरह और आलू वगैरह लोग लेके लोग मेलों में जाते थे, और वो बुखार होते थे, बड़ी बड़ी टोकरियां होती थी, वो उठाई होती थी उन्होंने। तो ये सारा जो था वो हम देखते थे, हमारे पास में ही है। जैसे मैंने आपको मेला बाग का जिक्र किया, तो मेला बाग से हम पानी लाते हैं, अब भी लाते हैं हम, जब हमारा गांव जो जहां हम रहते हैं तो हम वहां से पानी अब भी वहां से लाते हैं। तो उस माहौल में हम पले। उस वक्त जो उधमपुर जो था वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, रियासी भी इसमें इंक्लूड था। लोगों में, गांव में, मतलब रोड कनेक्टिविटी जो थी वो कम थी, मकान कच्चे थे, लेकिन लोगों में अपनापन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अपनापन था। जैसे किसी के घर में शादी होती तो हफ्ता हफ्ता लोग पहले जो थे वो उस घर में चले जाते, और ऐसा मतलब उनकी कोशिश होती थी कि ये इसके घर की बेटी या बेटा नहीं है, वो पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। तो वहां उन्होंने वहां उनको काम करवाने, पहले लकड़ियां जिसको हम बोलते थे बनियालियां बनानी, फिर जो उनको इनविटेशन देने जिनको हम नींदरे बोलते थे, परोस जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था कि वहां एक बेत सिस्टम का प्रचलन था उन दिनों में। वित्त सिस्टम का मतलब हुआ कि जैसे लोहार है कोई, तो जा कोई कारपेंटर है, या कोई हेयर कटर है, या कोई ये पॉटर है। तो ये लोग जो थे ये पूरे 6 महीने तक वहां इन्होंने अपने जो सर्विसेज देनी, और 6 महीने के बाद ये वहां आते थे, और अपना जो इनको दाने वगैरह जो थे वो देते थे। और होते थे, गगैल होती थी, छज्जा होता था, हिरन डांस होता था। जो फेस्टिवल्स जो थे ये बड़े जोरों शोरों से मतलब मनाए जाते थे वहाँ। राड़े जो थे, तकरीबन मैंने देखा है हर घर में राड़े जो थे वो लगाए जाते थे। और राड़ों से पहले तमदेह का जो पर्व होता था, तो हम जी। देखते थे जो कुम्हार जो होते थे वो एक तो दूने पत्तल सप्लाई करते थे, और दूसरे जो थे वो घड़े देते थे उन दिनों में। तो घरों में क्या होता था कि जो जिनकी बेटियों की शादी हुई होती थी, तो उनको वो घड़े जो थे वो उसमें दाने भर के, और क्योंकि उन दिनों कच्चे आम का वो टाइम होता था, तो अचार डालने के लिए, क्योंकि हमारा जो गांव था वो आम के लिए बड़ा मशहूर था, देसी आम के लिए, तो वो वहां डालते थे, उनको बेचते थे। तो मतलब बड़ा एक अपनापन के रिलेशंस थे। ये फेस्टिवल्स की जैसे मैंने बात कर रहा हूँ, अराड़े जो थे हर मतलब एतवार को वहां लड़कियों ने क्या करना कि वहां गाने गाने, वहां वो बबरू बनाने, भटूरे बनाने, सब घरों में, आगे पीछे से घरों से वहां लोग एक घर में इकट्ठे हो जाते थे, जो उनको रंग देते थे, रंग कलर कलर करते थे। ऑर्गेनिक रंग ईंट का बनाते थे, वो जो लाल जैसा रंग, आटा का वाइट हो गया, कोयले का ब्लैक हो गया, और जो पत्ते जो थे वो ड्राई करके, तो उनके जो ग्रीन रंग होता था। और जब राड़े जब जिस दिन उनको उखाड़ने का मौका होता था, तो वो मैंने खुद उठा के हमने प्रवाह किए हैं। और वो जो लड़कियां थी वो हमें उन दिनों में 5 रुपए 10 रुपए हमें वो देती थी। और जब वहां राड़े हमने वहां किसी दरिया में वहां प्रवाह करने, किसी वाटर बॉडी में, तो जो जिन लड़कियों की शादी हुई होती थी उनको बुलाया होता था, और एक बड़ा एक मतलब फीस्ट का मौका होता था, वो बड़ा एक एंजॉयमेंट का मौका होता था, वहां उन्होंने गाने वगैरह गाने। तो वो उधमपुर था उस टाइम का। जहां तक उधमपुर सिटी की बात है, उधमपुर सिटी भी छोटा था तब, लेकिन जब गांव की जो मैं बात करता हूँ तो उस वक्त का उधमपुर वो था। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो वहां कोई किसी घर में जब जाते हैं तो किसी घर में वहां राड़े रूड़े जो हैं वो नहीं दिखते हैं। जो फेस्टिवल जितने जिसमें अपनापन होता था, इतने अच्छे तरीके से फेस्टिवल मनाते थे, जैसे छज्जा डांस होता था, दिन को बच्चे करते थे, रात को हिरन डांस होता था, गैल होती थी, जातर होती थी। अच्छा, चाइल्डहुड गेम्स, गिल्ली डंडा जो हाथ है वो हम खेलते थे। किश्तियां जो थी वो वहाँ उनको करते थे बरसात के मौसम में। तो उसके बाद जो हमारे कांचे बांटे जिसको खेलते थे, बोलते हैं, वो जी। हम खेलते थे। जो वाटर मिल्स हैं वहाँ, हम समझ लो लें कि जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे उसके बाद हम वहाँ वाटर मिल्स में जाते थे आटा लाने के लिए। तो वो वाला जो उधमपुर है वो आज नहीं रहा है। आज मतलब उस उधमपुर को हम बड़ा मिस करते हैं। तो वो चीजें जो है उस कल्चरल एटमॉस्फेयर में हमारे जन्म हुआ है, हमारी परवरिश हुई है। और उस परवरिश का ही ये एक मतलब हमने, क्योंकि वो हमने सब कुछ देखा है, और जब हम ये देखते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो वैनिश हो रहा है, हमारे गायब हो रहा है, लोग जो है वो, पहले तो टेलीविजन का जब आगमन हुआ थोड़ा बहुत उससे इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं, तो जब एक घर में 4 बच्चे हैं तो चार चार मेंबर्स हैं, तो चारों अपने अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर लगे हुए हैं। और
कुछ ऐसा है, माहौल बन गया है कि उन जो फेस्टिवल्स थे, वो जो रिचुअल्स थे, वो उसमें जो अपनापन था वो कहीं खो गया है। वो कलरफुलनेस, जो वाइब्रेंसी, जो अपनापन, वो कहीं खो गया है। तो उसी को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मैंने ये एक कोशिश की सर। बहुत बढ़िया है सर। और आपने जिस तरीके से चित्रण किया आसपास के अपने एरिया का, चाहे आपने किरमची का कहा, और मेरे को सर आप पहली बार ये पता चला है सर कि किरमची में कोई फोर्ट भी था। मैं इसके अवेयर नहीं था, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको भी अवगत कराने के लिए कि अब खाली ड्यूटी बच गई है, फोर्ट का नामो निशान खत्म है। सर आपका जो आपने एक रूपरेखा बनाई है उस समय की, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपने बताया, और सारी चीजें आपके दिल से निकल कर आ रही थी, क्योंकि आपने इन सब चीजों को देखा। राणों का सर मैं पर्टिकुलरली शायद पिछले एक या दो एपिसोड पहले हम कवर कर रहे थे, किसी का बताया कि ये हमारे इंडिजिनस सिस्टम था कि आप पहले क्रॉप की टेस्टिंग कर लें। तो हमारे जितने भी कल्चर हैं, कल्चर के पीछे एक साइंस इन्वॉल्व है। वो साइंस कहीं ना कहीं सर इस भागदौड़ के बीच में कहीं ना कहीं गुम हो गई। उस साइंस को दोबारा जीवित करना बहुत जरूरी है। सर एक आपकी डिस्कशन जब आपसे हो रही थी और आप थोड़ा इस बारे में बता रहे थे, सर आपने एक बेताल मंदिर के बारे में बात की। सर आप उसको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है सर उस एरिया में। ये सुना है, लेकिन पता नहीं है कि वो मंदिर में की मान्यता क्या है, और वो मंदिर किसके लिए पूजनीय है। बिताल जो है मंदिर नहीं है, वहाँ एक वो एक नाला है और वहाँ खड्ड है, और वहाँ बड़ी मछलियां होती हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, लेकिन उन मछलियों को मारना जो है वो वर्जित है। और बाबा बेताल के नाम से मतलब ये बड़ा मशहूर है। अच्छा। और यहाँ जब कभी भी मतलब हमारे ये जो है, जब कभी कोई भैंस कोई मतलब किसी बच्चे को जन्म देती है, और जब या कोई गाय जो है वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो या फिर ये जो मतलब हमारी जो मक्की होती है, या कोई नई फसल होती है, चाहे वो हिंदुओं में होगी, चाहे वो मुसलमानों में होगी, चाहे किसी भी जाति में होगी, तो वो लोग जो है वो वहां जाके पहले जलाते हैं, और उसके बाद जो है वो उसका सेवन करते हैं। तो ये क्रीमची के पास ही एक जगह है, डबरिया। जी। डबरिया जगह का नाम है। तो वहां जो है वो एक वाइडली रेवर्ड श्राइन समझ लीजिए, एक नाला है, और मछलियां हैं वहाँ उसके रूप में, और वहां मछलियों को मारना जो है वो वर्जित है। और वहीं पे जो है वो सब सारा कुछ ये जो है वो ऑफर करते हैं हम बाबा तो सर बेताल। तो सर ये आप मतलब इससे ये भी निकल कर आ सकता है कि जो डोगरे हैं, जो हमारे पूर्वज भी हैं, वो इन्वायरमेंट से कितने ज्यादा जुड़े थे। हर इन्वायरमेंट की या पर्यावरण से जुड़ी किसी भी चीज, चाहे पानी हो, रॉक्स हो, मछलियां हो, उन सब चीजों के ऊपर उनकी कितनी ज्यादा मान्यता थी। और जब भी हम किसी चीज को संरक्षित करना चाहते हैं, तो उसको भगवान के साथ जोड़ना इसलिए भी अनिवार्य है कि एक लोग आसानी से समझ भी जाते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। तो सर बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सब चीजों के बारे में अवगत कराया। सर आपने इंग्लिश, सोशियोलॉजी और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स में हाई स्टडीज की। टीचिंग जी और सर। राइटिंग का सफर साथ साथ कैसे शुरू हुआ सर? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर। डाइवर्स फील्ड्स आपकी रही, इंग्लिश एक साइड पे और हेरिटेज की डॉक्यूमेंटेशन दूसरी साइड पे। कैसे शुरू हुआ सर ये सफर? सर मैं 1983 में मैंने ग्रेजुएशन की, और मैंने मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो बीएससी मेडिकल थे। और 1983 में की मैंने, और 1984 में मेरी जॉब लग गई उस वक्त महौर में। जो फारकंग एरिया था वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का उस वक्त, तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। तो वहाँ मैंने को 4.5 साल सर्विस की। और वहां से जब आए तो मेरा ये था कि मैं आगे थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे इंग्लिश में था, कि मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ इंग्लिश में। क्योंकि मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। कोई 7th में हमारे एक टीचर थे जगदेव सिंह जी, और फिर 9th 10th में हमारे एक टीचर थे श्री केसी गुप्ता जी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया था इंग्लिश में। तो वहां से आके फिर मैंने पीजी इंग्लिश की 1901 to 1903 में। फिर 1904-05 में मैंने बीएड की। 1906-07 में मैंने एमए सोशियोलॉजी की। 1908-09 में मैंने एमएड की। और फिर 2003 में मैंने पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग किया। तो ये था कि पीजी इंग्लिश तो मैंने कर ली, क्योंकि जब हम बीएड कर रहे थे तो वहाँ एक हमारे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मुझे भी, बेशक मैं साइंस ग्रेजुएट था, लेकिन मुझे ह्यूमैनिटीज में बड़ा इंटरेस्ट था। तो हम 2-3 दोस्त थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ये सोशियोलॉजी जो है वो करेंगे, पीजी।
तो उस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की पीजी नहीं थी, तो मैंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया, दिल्ली में पेपर दिए 2 साल। तो उसके बाद क्योंकि मेरी मिसिज जो थी वो भी पोस्ट ग्रेजुएट थी, तो उन्होंने भी बीएड की थी मेरे साथ ही, और उनका मन था कि हम एमएड करें। तो उस वक्त एमएड भी जम्मू यूनिवर्सिटी से थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस नहीं थी, तो हमने शिमला यूनिवर्सिटी से किया वो एमएड दोनों ने। तो इस तरह से बस चलते गए, तो ये मतलब साथ मिलता गया, तो हालात बनते गए, तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो थी ये ऐड होती गई। बहुत बढ़िया। और डॉक्टर विकास ने भी हमें ज्वाइन कर लिए। और जी सर। डॉक्टर विकास, आप नहीं थे, मैंने आपके बिहाफ पे भी अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और अशोक जी, डॉक्टर विकास ही एक जरिया है जिन्होंने तवी टेल्स के लिए आप जैसे एक नायाब डोगरा को चुना, जो आज के हमारे एपिसोड 69 की शान और ऑनर बढ़ाने के लिए हमारे बीच में है। डॉक्टर विकास, थर्ड क्वेश्चन जो हमने रिसर्च करके सर के लिए चुने थे, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डोगरों के नमस्कार अपने सर, नमस्कार प्लेटफॉर्म सर। तवी टेल्स में। नमस्कार। और अपना समय निकालने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए, आज एपिसोड समर्पित है आपको, आपकी लाइफ जर्नी को, आपकी अचीवमेंट्स को हम दुनिया के सामने लाएं। ना सिर्फ डोगरों के सामने, बल्कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर की दुनिया है और भारत के बाहर की दुनिया है, वो भी जाने कि अशोक सर ने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। सर, आपके 100 से अधिक हेरिटेज बेस्ड आर्टिकल्स और आपकी एक बहुत ही सुंदर पुस्तक जो आपने मुझे भी भेंट की थी, ग्लिम्पसेस ऑफ डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज। सर, ऐसा कार्य आपने डुग्गर विरासत को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है वो कर रहे हैं और आगे भी आप जारी रखेंगे। सर, ये मिशन कैसे शुरू हुआ, हम अपने दर्शकों के लिए पूछ रहे हैं। सर, जैसा कि मैंने अजय खजूरिया जी को बताया कि मेरा जो जन्म हुआ है और परवरिश हुई है, तो वो एक गांव में हुई है, और वहाँ हमने ये जो डोगरा कल्चर को लाइव देखा है, और उसको प्रैक्टिस भी किया है। जैसे मैंने उनको बताया कि ये जो जब राड़े होते थे, तो राड़े को जब अपरूट करके प्रवाहित करते थे वाटर बॉडीज में, तो मैंने खुद उठा के वहां लिख किए हैं हम। तो हमने वो कल्चर देखा है। तो जब हम ये देखते थे कि हमारे सामने ही हमारा जो इतना रिच कल्चर है वो लुप्त हो रहा है, तो मेरे मन में बड़ी एक ख्वाहिश होती थी कि मैं इसको को लिखूं, और लोगों से ये कोशिश करूं, लोगों से ये अपील करूं कि इस कल्चर को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें इतना रिच कल्चर दिया है, तो इसको हम कंजर्व और प्रिजर्व करें और ट्रांसमिट करें आगे आने वाली जनरेशन को। तो ऐसा था कि जैसे मैंने बताया कि 1984 में मैं टीचर लग गया, तो उसके बाद मैंने 1993 में पीजी इन इंग्लिश की। और हमारा ये ऐसा था कि जनरली ऐसा बिलीव था कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो नहीं लिख सकता है, उसके ऊपर बंदिश होती है कि वो नहीं लिख सकता, ऐसा मुझे था, एक मन में बैठा हुआ था, और इतना एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन ये जो मेरे जो कलीग्स थे वो ये कहते थे कि जे आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी है, राइटिंग स्किल्स। जब कभी भी कोई कोई कहीं हमें कंपटीशन के लिए, कोई डिबेट कंपटीशन के लिए या कोई सेमिनार के लिए कोई आर्टिकल वगैरह लिखना पड़ता, तो वो मुझे कंसल्ट करते थे, तो मुझे काफी एनकरेजमेंट मिलती थी कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी। तो हुआ ऐसा कि 2010 तक तो मैंने क्वेश्चन लिखा 10-11 में। ऐसा हुआ कि मैंने शुरू किया इसमें जो रीडर्स राइट कॉलम होता है डेली एक्सेलसियर में, तो उसमें मैं राइट अप्स जो था वो मैंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो मेरे कोई 5-7 जो राइट अप्स जो थे वो छपे, और मुझे बड़ा बूस्ट मिला, लोगों का, अपने दोस्तों का भी, अपने जो कलीग्स थे उनका बड़ा अच्छा बूस्ट मिला कि जब न्यूज़पेपर में ये आपका वो जो राइट अप छपा है। और उन दिनों में ये होता था कि टाइप करना, फिर उसको फैक्स करवाना, और ऐसे होता था। तो एक बार जब हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने एक डिसाइड किया कि हम न्यू एजुकेशन एक पॉलिसी जो है वो नई फ्रेम करेंगे, इसको आप मतलब ओवरहाल करेंगे एजुकेशन पॉलिसी को, एक कमेटी बनाई इन्होंने। तो मैंने उसके ऊपर अपने विचार जो थे वो उसी कॉलम के लिए भेजे। लेकिन वो जो मेरा राइटअप था वो एक आर्टिकल की शेप में छप गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने वो जो उसके ऊपर जो नंबर था, कांटेक्ट नंबर, मैंने उनको फोन किया, तो मैंने उनको थैंक्स किया कि आपने वो मेरा आर्टिकल छापा है। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप छापा करो, आप भेजा करो, कोई भी जो आर्टिकल लिखना होता है तो आप भेजा करो, हम आपके
जो राइट अप्स जो हैं, जो बड़े राइट अप्स, जो कॉम्प्रिहेंसिव राइट अप्स है, जो कुछ भी आपके मन में है, क्योंकि मैंने उनको बताई ये बात कि हमारी बहुत सारी जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारी जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ डोगरा कल्चर हैं, वो वैनिश हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप लिखो तो हम आपके जो है वो छापेंगे। तो मैं लिखता गया और वो छपते गए। तो एक वैसा वो भी वक्त था कि मतलब तकरीबन हर संडे को मेरा आर्टिकल जो था वो किसी ना किसी एस्पेक्ट के ऊपर, डोगरा कल्चर के ऊपर, वो लीड आर्टिकल जो था वो छपता था। जैसे वैनिशिंग मैरिज रिचुअल्स हो गया, वैनिशिंग फोक सॉन्ग्स हो गया, ये वैनिशिंग फोक लिटरेचर हो गया, ये मतलब ये जो डोगरा फ्रूट जो है, जो जंगल फ्रूट, जंगली फ्रूट, जो वाइल्ड फ्रूट है, जो रिच इन ये कंटेंट्स है, एसेंशियल ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें बड़ा रिच होता है। जैसे हमारे फालसे होते थे, हमारे त्रिम्बल होते थे, हमारे फगाड़े होते थे, आखे होते थे, एक वो क्या बोलते हैं उसको, कौवे होते थे। वो आजकल कोई नहीं खाता। तो वो हम तो बड़ा खाते थे, बनफशे बनफशे हमने चुननी। तो इन सभी के हमारी जो चाइल्डहुड गेम्स थी वो वैनिश हो गई। तो जो हमारा जो आर्ट था, जो हमारे जो मैट्स बनते थे, जो हमारे या जो बिल्कुल। वुडन जो क्राफ्ट था, वो जो था वो खत्म हो गया। जहाँ हमारा जो एक वक्त ऐसा होता था कि मतलब हैंड राइटिंग के लिए मतलब बड़ी एक कॉम्पिटिशन्स होते थे कैलीग्राफी के लिए, वो खत्म हो गया। फिर मैंने देखा वो जो एक लेटर का प्रचलन था, बड़े मतलब प्यार से लोग जो थे वो लेटर लिखते थे। खासकर मेरे ब्रदर बड़े जो थे वो आर्मी में थे। तो जब हम आर्टिकल लिखते, जो उनको लेटर लिखते थे, तो बड़े प्यार से लेटर लिखते थे और ऐसा कोशिश करते थे कि हमारा मतलब पूरा जो एक एक वर्ड जो है वो हमारी इमोशंस को कन्वे करे। और जब उनका आर्टिकल, उनका लेटर जो था जब वो आता था, तो हम पूरी फैमिली जो थी वो हम बैठते थे और उनका लेटर जो थे वो पढ़ते थे। तो इन चीजों को मतलब मुझे, मैं मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मैं आई एम वेरी सेंसिटिव बाय नेचर। तो मैं फील करता था। तो फिर मैंने इसके ऊपर 2012 से रेगुलरली लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और अब तक मैंने कोई 200 के करीब आर्टिकल्स संडे मैगजीन में कंट्रीब्यूट किए होंगे। और 400 से ज्यादा जो है वो मेरे और राइट अप्स आए हैं, डेली एक्सेलसियर में बहुत पब्लिश बढ़िया। हुए। बहुत और बढ़िया इसके सर। साथ ही मैंने फिर वो जो मतलब कुछ बुक रिव्यूज भी लिखे। फिर हमारे जो उधमपुर के जो बड़े बड़े मतलब हमारे राइटर थे, जैसे प्रोफेसर शिवनर मोही जी, डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी, ये अपना प्रकाश प्रेमी जी, तो इनके मैंने इंटरव्यूज भी पब्लिश किए डेली एक्सेस। बहुत बढ़िया सर। और जैसे आपने उन सारे एरियाज को कवर किया, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डेली एक्सेलशियर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिकॉज वो हमेशा प्रमोट करते हैं हेरिटेज और कल्चर के रिलेटेड आर्टिकल्स को। चाहे हमारे श्री ललित गुप्ता जी, उनके आर्टिकल्स हों, आपके आर्टिकल्स हों, शिव पादा जी के आर्टिकल्स आते हैं जो हमारे बसोली से हैं। और और एक बड़ी चीज क्या है, कल डेली एक्सेलशियर का एक और धन्यवाद कि हमारे डॉक्टर विकास पादा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जिन्होंने वार्तालाप किया अपनी उपलब्धियों के ऊपर, इन्होंने 100 से अधिक रिमोट एरिया के अंदर आयुष्मान के तहत कई मरीजों को वहां पर जाकर उन्होंने अपनी उनकी सुविधाएं प्रोवाइड की, और आज वो लोग सक्षम है कि वो पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। वो भी कल जो है वो एक्सेलशियर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने न्यूज़पेपर में डाला। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ इन सभी एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि डेली एक्सेलशियर अभी भी शायद एक ऐसा एक न्यूज़पेपर है जो कमर्शियल होने से अधिक जम्मू के रूट से जुड़ा हुआ है। और आई थिंक जी जी। वो नीरज जी और कमल जी का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इस चैनल को अभी भी ग्राउंडेड रखा है और लोगों के समीप रखा है। साथ में आपने सर, मैं अगले पे आपसे एक क्वेरी भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आपने अपने लेखों में बार बार, और आपने काफी बार भी बताया उस चीज को, वेनिशिंग ट्रेडिशंस पर लिखा। जैसे डोगरा क्यूजिन वो लुप्त हो रही है, बॉलीज जो हैं, बोलियां जो हैं वो कहीं लुप्त हो रही हैं, फोक गेम्स लुप्त हो रही हैं आज की डेट में। वीडियो गेम्स का चलन है, मोबाइल गेम्स का चलन है, तो फोक गेम जैसे आपने बताया कंचे वगैरह खत्म हो रहे हैं। हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज खत्म हो रही हैं, हैंड राइटिंग और रिचुअल्स जो हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। लेकिन सर, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा किस चीज के खत्म होने की आपको चिंता दिन रात सताती है? और आपको ये लगता है कि अगर मेरे हाथ में ये शक्ति हो कि मैं इस परंपरा को लुप्त नहीं होने दूंगा, वो क्या होगी सर? पहले तो मैं डॉक्टर पादा जी को बड़ी बड़ी मुबारक देना
चाहूंगा, आज मैंने भी उनका डेली सेक्शन में उनका पढ़ा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से वो मिले और उन्होंने उनकी उपलब्धियों की बड़ी सराहना की। तो ये हमारे लिए बड़ी एक प्राइड की बात है, बड़े गर्व की बात है। दूसरी बात, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो मैं बता नहीं सका, जो बुक मैंने ग्लिम्पसेस ऑफ डोगरा कल्चर और हेरिटेज जो है वो कैसे लिखी मैंने, इसके लिए सर मैं एक जो शख्सियत है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको ही मैं श्रेय देना चाहूंगा, और वो है नगेंद्र सिंह जम्वाल जी। ओह, बहुत बढ़िया। JKS ऑफिसर हैं और कल्चर के साथ वो बड़े जुड़े हुए हैं। तो मेरे आर्टिकल जो थे वो उनको बड़े अच्छे लगते थे, और उन्होंने मेरा नंबर जो था वो डेली एक्सेलसियर से लिया, और उस वक्त वो मानसर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार दिन मुझे फोन किया, और वहाँ एक प्रोग्राम था मनवाल में, जिसको हम पहले बब्बापुरी बोलते हैं, हमारा कल्चर सेंटर रहा है वो। तो वहाँ एक प्रोग्राम था, वहाँ इन कोलैबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, और बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी वहाँ आए थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया, और वहाँ ही हमारी फिजिकल जो इंटरेक्शन हुआ है वहाँ हुई। तो उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने कहा देखिए अशोक जी, ये आपके जो आर्टिकल्स हैं ये ऐसे खत्म हो जाएंगे, तो आप एक बुक लिखो। और खाली उन्होंने उसी वक्त मोटिवेट नहीं किया, वो 15-20 दिन में, महीने में, मतलब एक फोन कर देते थे, अच्छा कहाँ तक पहुंचा आपका ये काम। तो शायद मैं, अगर वो नहीं मुझे मोटिवेट करते तो मैं नहीं लिखता। तो उसके बाद मुझे फिर मैंने लिखना शुरू किया, और मुझे 3-4 साल लगे। और जब ये बुक कंप्लीट हुई, और इट वाज द फर्स्ट बुक ऑफ इट्स टाइप इन इंग्लिश, हिंदी और डोगरी में बुक्स छपी हुई थी, लेकिन इसके इसके जो मेरे आर्टिकल जो थे वो काफी पॉपुलर थे, और खासकर जो हेरिटेज वॉरियर्स जो थे वो मुझे कांटेक्ट भी करते थे। और ये बुक जो थी उन्हीं की एफर्ट से ये वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने रिलीज की, और उस मौके के ऊपर 4 पद्मश्री वहाँ उस डाइस के ऊपर मौजूद थे वहाँ, मतलब उन्होंने ग्रेस किया। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इसके साथ ही ये प्रोफेसर शिव निर्मोही जी भी मुझे पूछते थे कि आपका जो कहाँ तक पहुंचा, क्या या जो कोई आर्टिकल आता था बड़ा अप्रिशिएट करते थे। डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी भी, वो उनके साथ ही मेरे बड़े अच्छे रिलेशन रहे, और उनकी बड़ी मुझे गाइडेंस मिली। तो इन लोगों की वजह से मुझे ये पॉसिबल हुआ कि मैंने ये बुक जो है वो पब्लिश की। तो ये उन्हीं को क्रेडिट जाता है। अब रही बात फेस्टिवल्स की, देखें जो जो फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं हमारे, ये तो हमारे मतलब जो डोगरा कल्चर को लाइव दर्शाते हैं। चाहे मोंगरी का फेयर हो, चाहे चिड़ी का फेयर हो, चाहे ये शुद्ध महादेव का फेयर हो, सांकरी का फेयर हो। तो जहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ डोगरा कल्चर लाइव हमें देखने को मिलती हैं। लोगों ने जो बांसुरी हैं वो उठाई हुई हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, आ रहे हैं, पाखें गा रहे हैं। तो जो जो हमारे जो ढोले हैं वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, और मतलब एक खुशी का माहौल होता है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। तो जो फेस्टिवल्स हैं हमारे, चाहे आप राड़े देखो, चाहे आप ये जो तमदेह देखें, या फिर हम लोहड़ी देखें, या बाश दुआ देखें, या होली देखें, तो इनका एक अपना चार्म होता है, और इनका एक रिलीजियस कोई बेसिस है, या कोई साइंटिफिक बेसिस है। तो यहाँ तक मुझे दुख होता है, तो सबसे ज्यादा दुख जो है मुझे राड़ों का होता है सर, रुट राड़ों का। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जैसे आपको बताया कि हमारे वहाँ गाँव में हर घर में राड़े जो थे वो बोए हो जाते थे, और इसका साइंटिफिक बेस ये था कि वो इसलिए बोते थे कि वो देखते थे कि कौन सी फसल जो है, क्योंकि उसमें मक्की के बीज भी होते थे, उसमें सान के बीज भी होते थे, उसमें जो सब्जियों के बीज भी होते थे, 3-4-5-7 जो चीजें हैं उनके बीज होते थे। और ये देखने के लिए होता था कि कौन सा बीज जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, और कौन ये जो इस बार जो बारिशें जैसे हो रही हैं, या जैसे वेदर का पैटर्न है, ये किस फसल के लिए जो है वो अच्छा है। रिलीजियस भी था उसके, जितने मेंबर्स होते थे घर के, तो उसके उतने राड़े होते थे, और एक राड़ा जो था वो एक्स्ट्रा लगाया होता था, और एक राड़ा जो था वो बड़ा लगाया होता था, वो हेड ऑफ द फैमिली के लिए। और जो एक्स्ट्रा लगाया होता था उसका ये होता था कि भाई हमारे घर में और मेंबर्स जो हैं वो बढ़े। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम उनको उखाड़ते थे, जब जो संक्रांति के टाइम, तो जो जाते थे, जो लेडीज जो है वो गाने गा रही होती थी, और हमने टोकरी में वो उठाए होते थे। और जब वो प्रवाह करने, वहाँ वो सारे सबने मिलकर वो भटोरे, बबरू, आलू वगैरह जो थे वो लाए होते थे। जो जिन लड़कियों की शादी हुई होती थी वो वहाँ आई होती थी, गीत संगीत का माहौल होता था, और एक इतना अच्छा माहौल बनता था। और अब जब हम देखते हैं तो वो मतलब ऑलमोस्ट किसी, मतलब कोई ही घर होगा
वो मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उसको मैंने कहा था कि आप लगाया करो, वो जिब थाते की तरफ से है, वो टीचर है, और वो मुझे हर बार फोटो भेजती है कि सर मैंने राड़े लगाए हैं। अदरवाइज वहां जब हम देखते हैं घर घर में कहीं भी वो राड़े जो हैं वो मुझे नहीं दिखते। जी। अब वो जो कुम्हार जो थे वो घड़ा लेके जो घूमते थे तमदे, क्योंकि राड़े से एक महीना पहले तमदे होते हैं, तो वो घूमते थे, वो भी मुझे नहीं दिखते हैं। तो ऐसे तो हमारी जो गेम्स हैं, चाइल्डहुड गेम्स, वो भी खत्म हो गए, लेकिन वो भी पहाड़ों पहाड़ों में कहीं चल रही हैं। लेकिन राड़ों का प्रचलन जो है वो खत्म हो गया, और मेरे बस की बात चले तो मैं इस फेस्टिवल को दोबारा शुरू कर दूं। और एक मतलब मैं कहता हूँ कोई गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे जो समझो एक फेस्टिवल लुप्त ही हो गया या लुप्त होने की कगार पे ही है, इसको वो एफर्ट्स करें कि ये रिवाइव हो। अशोक सर, इसमें मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इतनी करीबी से इन सब फेस्टिवल्स को देखा है, रुटराडो को आपने देखा है, ये जो लुप्त हो रहे हैं, ये आलस की वजह से लुप्त हो रहे हैं, या कोई ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं डोगरा कल्चर से मैं ये रुटराडे या कोई ऐसा फेस्टिवल मना रहा हूं तो कोई लोग मुझे पिछड़ा ना समझे? क्या रीजन है कि इतना अच्छे फेस्टिवल्स हमारे, जो रिलीजियस साइंटिफिक दोनों तरीके से सक्षम है, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? आलस भी हो सकता है, ये हो सकता है कि हम प्रगति की तरफ भाग रहे हैं और इसको पिछड़ापन समझ रहे हो। आप क्या मानते हैं? क्योंकि जब तक हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं इनका रिवाइवल नहीं कर पाएंगे। लोगों के अंदर एक अंदर से पैशन और एक आवाज नहीं आएगी कि हमें इन फेस्टिवल्स को मनाना है। तो आपको इस संदर्भ में क्या लगता है? देखिए सर, बात यह है कि जैसे इसमें मैं कहूंगा कि ज्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का है, क्योंकि इन द नेम ऑफ मॉडर्निटी एंड फास्ट लाइफ वी आर फॉरगेटिंग आवर कल्चरल हेरिटेज। तो बात यह है कि जैसे हम बच्चों को मैंने परसों भी एक आर्टिकल मेरा डेली एक्सप्रेस में छपा था, पैम्पर्ड चाइल्ड। तो हम ओवर पैम्परिंग करते हैं बच्चों को, हम ये सोचते हैं कि मतलब एक तो ये है कि भाई हाँ, आज गाँव में भी ऐसा होता है कि नहीं जी हमने डोगरी नहीं बोलनी है, हिंदी बोलनी है। दूसरी बात यह है कि हम उनको पैम्परिंग करते हैं, उनको काम में नहीं लगाते राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। बच्चों को अगर आप अपने काम के साथ वहाँ इन्वॉल्व करें, और खुद भी जब अगर आप जब उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें और बच्चों को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करें, तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं सीखेंगे। लेकिन वो उनको ना तो काम में लगाते हैं, और ये सोच के कि ये बच्चे जो हैं वो स्टडीज में ज्यादा टाइम डिवोट करें। और दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं मेले में जो आने जाने का जो प्रचलन था वो जा तो खत्म हो गया, जा कहीं जाते भी हैं तो पेरेंट्स जाएंगे। एक बात यह है कि हमारे टाइम पे जॉइंट फैमिली होती थी, और जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि बच्चे जो थे वो अपने चाचों के साथ, तायों के साथ, चाचियों के साथ घुल मिल जाते थे। और अगर मतलब कोई ना कोई अगर हर वहाँ मेले में जा रहा है, कहीं दंगल होता है तो वहां जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट के जो साधन थे वो बड़े कम थे। और जब जैसे अब जब टीवी आ गया तो लोगों को कुछ टाइम जो था वहां डिवोट होना शुरू हो गया। मैंने वो टाइम भी देखा है कि किसी गांव में एक घर में कोई रेडियो होता था, तो जब वो देशवां प्रोग्राम होता था, 5 5 6 6 लोग जो थे वो आते थे रेडियो के, वो सुनते थे, न्यूज सुनने के लिए आते थे। फिर टीवी आया, अब गाँव में एक दो घर में ही होता था, तो लोग आते थे वहां महाभारत देखने के लिए, रामायण देखने के लिए। तो उस वो सारे लोग जो थे वो बैठते थे। तो अब ऐसा है कि एक तो पेरेंट्स ओवर पैम्परिंग करते हैं, और जैसे मैंने आपको कब बताया कि जैसे ये जो जॉइंट फैमिली थी तो कोई ना कोई मेलों में जाता, मतलब 2 4 लोग जो थे वो मेलों में जाते, छिंज में जाते। जो वो अच्छा ये नहीं कि अपने बच्चे को ही उन्होंने लेके जाना, अपने भतीजे को लेके जाना, या बच्चे को ये नहीं पता होता था कि मैं बाप के साथ जा रहा हूँ, या मैं ताए के साथ जा रहा हूँ, मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी क्लोज इन्फिनिटी होती थी। तो उससे बच्चा सीखता था। अब जो मोबाइल फोन्स आए हैं तो इसमें तो जो और जो टाइम जो है वो ये खा रहे हैं मोबाइल फोन्स। और पेरेंट्स जो हैं वो कहीं पहले तो जाएंगे नहीं, और अगर वो जाएंगे तो वो बच्चों को साथ लेके नहीं जाते। अभी मैं मोंगरी मेले में गया था, तो वहां मैंने देखा बहुत सारे जो पेरेंट्स जो थे, जहाँ उधमपुर के मतलब लोग जो गए थे, बड़े बड़े लोग। लेकिन बच्चे जो थे, लोकल लोग, जो लोगों के बच्चे वहां आए थे, लेकिन वहां से बच्चों जो थे वो बड़े कम थे। तो बच्चे कहाँ सीखेंगे?
जब पेरेंट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे हमारी अब हमने कहाँ सीखा है, क्योंकि हमारी दादी जी जो थी वो नैन्ते चौदह मनाती थी। वो उन्होंने रूट राड़े का वो जो राड़े जो थे वो लड़कियों को उन्होंने वो गाइड करते थे, वो ऐसे बनाओ तो ऐसे ये बीजो। अच्छा, उसके बाद मतलब जो कोई भी फेस्टिवल्स होते थे, जैसे तुम मैंने आपको बताया, तो वो देते थे तो हम उनसे सीखते थे, हम उनसे सीखते थे। अब बच्चे कहाँ से सीखेंगे, क्योंकि पेरेंट्स वो जनरेशन जो थी वो चली गई। जो हमारे दादा थे, दादा की जनरेशन थी वो तो चली गई। अब भी दूर दराज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस कल्चर का पता है। लेकिन उनके साथ जो कांटेक्ट है जो है वो बहुत कम लोगों का है। और अगर हमने इस कल्चर को आगे जीवित रखना है, जब मतलब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, शब्द, वो भी वो लुप्त डोगरी है। से गायब हो गए। जो सही डोगरी जो है, आप जाएं पंचारी लांदर में, आप जाएं बसंतगढ़ में, वहां बनी में जाएं, वहां से ही डोगरी बोलते हैं। मेरे साथ की पिछले दिनों एक प्रोफेसर साहब हैं, उनकी बात हो रही थी। वो कहते हैं कि हम जब गाँव में जाते हैं तो कुछ शब्द वो ऐसे बोलते हैं कि वो हमें समझ नहीं आते। तो समझ कैसे आएंगे, वो उनकी प्योर डोगरी है, हमारी जो है वो करप्टेड डोगरी है। और सैडली मैं आपको बताऊंगा सर, हमारी जो कमेटीज जो है वो हमारी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, डोगरी प्रमोट करने के लिए वो कमेटीज बनती है जिनका परवरिश जो है वो सिटीज में हुआ है, जिनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि उन्होंने पीजी इंग्लिश की है, जब वो प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं जो कुछ भी हैं, विद ड्यू रिगार्ड टू एवरीबॉडी। मैं आपको ये कहूंगा कि सही कल्चर उन्होंने सुरक्षित रखी है, उनके पास है जिन्होंने उस कल्चर को जिया है, जो उसमें जन्मे हैं, जो उसमें पले हैं, जो उसमें मरे हैं। आप पहाड़ों में आज भी जाओ तो रूडीमेंट्स ऑफ कल्चर जो है वो आपको मिलते हैं। लेकिन जो सिटी के एरियाज हैं, टाउन के एरियाज हैं, इसके साथ साथ जो एरियाज हैं वो तो उसमें तभी तो मैं लिखता हूँ वैनिशिंग। तो वो जहाँ कल्चर जो हमारे जो थे ना निशान, वो वैनिश हो गए हैं। तो इसमें पेरेंट्स को चाहिए, मैं तो यही कहूंगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि जहाँ कहीं भी मेला हो, उनके नजदीक हो, कहीं दंगल हो, छिंज हो, या कोई और कोई लोकल कंपटीशन हो, बच्चों को मतलब कीनली इन्वॉल्व करें। चाहे वो राड़े हो, रखड़ियाँ उनको बनाने के लिए कहें घर में, भैया आप रखड़ियाँ बनाओ। जब जो मैरिज फेस्टिवल, जब फेस्टिवल्स होते हैं, क्यों हमने कार्ड प्रिंट करवाने हैं? आप जैसे जो निंद्रा सिस्टम होता है, निंद्रे बनाएं और उनको बच्चों को बताएं कि हाँ भाई ऐसे हम बनाते थे। और जब हैंड रिटन चीज जो है वो जब जाएगी किसी के घर में कि किसी ने भाई हाथ से हमें लिखा है, तो उसका कुछ फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। लेकिन ये है कि इस चीज को शुरू करने की बिल्कुल। जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर विकास। हाँ, वही सर, कार्ड्स की बात की। आजकल तो ई कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं, तो प्रिंटेड भी नहीं आते हैं, अब तो व्हाट्सएप पे आ जाता है कार्ड की आपको निमंत्रण है। तो सर वही बात इससे जुड़ी हुई मेरा अगला प्रश्न है, जैसे आपने जिक्र भी किया मोबाइल फोन्स का। तो सर आज के डिजिटल युग है और यूथ जो है मोबाइल से बाहर नहीं निकलता, मोबाइल से चिपका हुआ है, वही उनकी दुनिया है। तो सर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के यूथ को डोगरा कल्चर और लोकल हेरिटेज से जोड़ने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं? आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए सर, जैसे मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करें, उनको अपने साथ जब जब कभी फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करें तो उनको साथ में रखें। दूसरी बात यह है कि जो डोगरी जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल लेवल के ऊपर, कम से कम स्कूल लेवल के ऊपर कंपलसरी होनी चाहिए। और जो हमारे नेशनल डेज हैं या जो बच्चों के जो बर्थडेज हैं, तो उस कम से कम उस दिन को, उस दिन में वो डोगरा ड्रेस जो है वो पहने, डोगरा ज्वेलरी पहने, डोगरा क्यूजिन जो है वो घर में मनाएं। तो जैसे, और अच्छा इसके साथ ही जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसके उनके कंपटीशंस करें। जैसे मतलब राड़ों का कंपटीशन हो गया, सबसे अच्छा राड़े जो है वो किसने बनाए, जैसे सबसे अच्छी जो ग्रोथ जो है वो राड़ों के किसने कहाँ हुई। ये जो डोगरा ये जो फोक हैं, फोकलोर्स हैं, जैसे हमारे पहेलियां हैं, डोगरा पहेली, फलौनियां जिसको हम बोलते हैं, फलौनियां, उनका कंपटीशन करें। डोगरा जो प्रॉवर्ब है, खुआन है, उनका वो करें। डोगरा जो सिठड़ियां होती थी हमारे शादी के दिनों में, कि जब जब वो बारात जाती थी लड़की के घर में, तो वो लड़कियां जो थी, जब वो बराती जो खाना खा रहे होते थे, तो उनको वो छेड़ने के लिए, टीज करने के लिए वो सिठड़ियां बोलती थी। फिर जो दूल्हा था वो छंद बोलता था, है, उनका प्रचलन करें। अब भी जैसे ये होती है, मिलनी होती है लेडीज की,
तो आजकल तो वहीं हाल में होती थी। अदरवाइज क्या होता था कि जो मिलनी जो होती थी वो एक बड़ा एक एलेबोरेट रिचुअल होता था। एक चारपाई बिछाई जाती थी और वो जब उसके ऊपर से चढ़ के तो वो मतलब वो आगे वो जो थी वो मिल और होती थी। और ये जो गांव में जैसे इसको प्रमोट करें, ये जो मैट्स बनती, स्ट्रा की मैट्स बनती थी, खजूर के पेड़ जो है उसकी मैट्स बनती थी, उन बच्चों को इन्वॉल्व करें। जो मतलब रूरल गेम्स हैं उनके कंपटीशन जो हैं वो स्कूल लेवल के ऊपर, जोनल लेवल के ऊपर करवाएं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करवाएं। तो ये सारी चीजें जो हैं जब हम इनको इन ट्रू अर्नेस्ट जो है वो इनको फॉलो करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डोगरा कल्चर जो है इट कैन बी रिवाइव्ड। क्योंकि लेकिन बच्चों को अब जो जिन्होंने ट्रांसमिट करनी है आगे डोगरा कल्चर, उस उनको हमें बड़ी कीनली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया सर। एक्सपोजर देना पड़ेगा उनको। बहुत बढ़िया सर। और लेकिन आ, आजकल की सर जो जनरेशन है, आपने देखा ही है सर, आप एजुकेशन में भी रह चुके हैं, वो किसी मैंडेट के बजाय अगर उनको उसके पीछे का लॉजिक बताया जाए तो उसको जल्दी पकड़ते हैं। और बहुत सर खुशी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आज की डेट में अब रील्स देखनी शुरू करें तो बहुत सारे बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार डोगरा कल्चर, महाराजाओं के बारे में, अ, अगर हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में कवर कर रहे हैं। तो सर ये एक मेरे को दिख रहा है कि एक मोबाइल का पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स सर एक लेवल तक बता सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाए, और जैसे आज हमारा ये आपके जो वर्ड्स ऑफ विजडम है सर, जो आप बता रहे हैं पुराने फोकलोर्स के बारे में, आप पहेलियों के बारे में बता रहे हैं, यही जब बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस जाएगी कि मुझे पॉसिबली, मुझे भी इन चीजों को कवर करना है। शायद मेरे आसपास के कई एरियाज हैं जिनको मुझे कवर करके लोगों को दिखाना है। उस वजह से भी सर कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेट हो सकता है। और मैं सर दूसरा, मैं कहीं ना कहीं मिस कर गया अपने नागेंद्र सिंह जवाल जी का, आपने रेफरेंस दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डोगरा हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। और वो, जी जी। आप तो उनमें से एक हैं सर, लेकिन हम में से भी, जैसे जब वो तवी टेल्स देखते हैं तो बीच में वो भी मैसेज भेजते हैं कि इसमें क्या चीज स्ट्रेंथ थी और क्या वीकनेसेस थी और किसको कवर करना चाहिए। अपना समय निकाल के ऐसे करने वाले व्यक्ति बहुत कम है। और हमें गर्व है कि ऐसे जेकेएस ऑफिसर श्री नागेंद्र सिंह जम्वाल जैसे हमारे बीच में हैं, जो डोगरा आर्ट कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए सबसे आगे आते हैं। सर अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में आ चुके हैं सर। और सर इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आप एक प्रोलिफिक पोइट भी हैं, एक आप कवि भी हैं। 600 से अधिक आपने अनपब्लिश्ड पोइम्स और कई पब्लिश्ड एंथोलॉजीज के बीच, पोइट्री आपके लिए क्या है सर? क्या पोइट्री लिखना आपके लिए एक एक्सप्रेशन है, या एक मेडिटेशन है, या आपको लगता है ये आपके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सर ये तो एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ही है बेसिकली। पोइट्री में मैं एक बड़ा वोरेशियस रीडर हूँ। मैं मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, रीडिंग मेरी हैबिट है, और पोइट्री मुझे बड़ी पसंद थी, लेकिन मैं पोइट्री लिखता नहीं था। लेकिन जब ये कोविड-19 का टाइम आया तो मेरे आर्टिकल जो थे वो छपते थे, और उन दिनों में थोड़े, क्योंकि लोग जो थे वो न्यूज़पेपर का कम हो गया थोड़ा सा सर्कुलेशन, और उन्होंने कहा कि नहीं आप आर्टिकल्स लिखो तो उसके बाद में भेजना। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया। तो बढ़िया। पोइम्स जो थी वो मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बाद लिखते लिखते तो मैंने क्या किया कि 2021 मई में फर्स्ट बुक जो थी वो मैंने पब्लिश कर दी, पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री की। और जुलाई में मैंने सेकंड कर दी। तो उसके चलते चलते मेरी 5 बुक्स जो हैं वो बहुत बढ़िया। पब्लिश हो गई हैं। और उनमें से 4 बुक्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लाइब्रेरीज के लिए अप्रूव भी की हैं। तो उसके बाद भी मतलब अभी मोर देन 600 पोइम्स जो हैं वो अनपब्लिश्ड हैं, मतलब भेजी है मैंने, अंडर पब्लिकेशन है कोई 300 पोइम। तो ये तो मेरे लिए वो है कि मतलब शायद वो कोविड-19 टाइम्स नहीं आते तो मैं शायद नहीं लिखता। लेकिन वो टाइम आया और मुझे फिर वो जो शौक जो था वो मेरे अंदर शायद एक कहते हैं ना, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। और वो इमोशंस जो हैं वो जब कभी भी मुझे मौका मिलता है तो वो मैं अपने इमोशंस को वर्ड्स की फॉर्म में, वो मैं पोइट की पोइम्स की फॉर्म में वो मैं लिख देता हूँ। और वो एक इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया सर।
और सर, जैसे मैंने कहा, ये आपसे इंटरेक्शन का हमारा आखिरी प्रश्न था। सर, आपकी जिंदगी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि आप लिखते भी हैं। आप कहीं ना कहीं परंपराओं के और रीति रिवाजों के, इतिहास के आप एक संरक्षक भी हैं। आपने इन सब चीज़ों को लिखा, चाहे वो डेली एक्सेलशियर में या आर्टिकल कंपाइल करके आपने आप किताबें लिखी, और आपने इंडिविजुअली कई पोइम्स भी लिखी। आप हमेशा से सर हमारे लिए एक प्रेरणादायक हैं। और जितना सर आपने चीज़ों के बारे में बताया, मैं ये मानता हूँ कि हमारे दर्शकों को, काफियों को ये चीज़ें पता भी ना होंगी। और लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ें आपने सुनी हैं, आप अपने आसपास में अपने बुजुर्गों से, अपने दादी दादा, नाना नानी, या आसपास आपको कोई भी ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो इन चीज़ों में काफ़ी पारंगत है, आप उनसे पूछिए कि ये हमारे रीति रिवाज क्या थे। इन्हें कवर करिए, चाहे अपनी रील्स के द्वारा या अपने आर्टिकल्स के द्वारा, लेकिन इसे अपने तक ना रख के इसको स्प्रेड करें, जैसे सर ने अपनी किताब के थ्रू इन रीति रिवाजों को स्प्रेड किया है। सर, जैसे मैंने पहले भी किया, वी आर ऑनर्ड सर कि आप जैसे एक शख्सियत आज तवी टेल्स के एपिसोड 69 को की शोभा बने सर। और जैसे कि सर आप रीति रिवाजों पे लिखते हैं, हमारे भी दो रीति रिवाज हैं सर, दो परंपराएं हैं। पहली परंपरा ये है सर कि हम हर हफ्ते अपना पॉडकास्ट रिलीज करते हैं। वो इसलिए जी रिलीज सर। करते हैं क्योंकि मेरे और डॉक्टर विकास के काफी समय की अभाव के कारण भी हमें लगता है कि हमारा समाज की तरफ, अपने डोगरों की तरफ एक दायित्व है कि हम उन लोगों को उनके सामने लेके आए जो उनके लिए रोल मॉडल हैं। जैसे आप एक सर आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, कि आप अभी भी बिना थके परंपराओं रीति रिवाजों को कवर कर रहे हैं। और हर हफ्ते आप जैसे एक शख्सियत को कवर करना हमारे लिए एक परंपरा है। दूसरी हमारे रीति रिवाज है, डॉक्टर विकास बहुत अच्छे तरीके से सर भगवानों को, देवी देवताओं को, सबको इकट्ठा करके एक वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे इस तवी टेल्स के लिए एक बहुत विशेष भूमिका अदा करता है। अधिक समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर विकास से आग्रह करता हूं कि आप सर के लिए वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत कीजिए, जिन्होंने आज अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद सर। अशोक कुमार शर्मा सर, आपका हमारे प्लेटफॉर्म तवी टेल्स को सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपनी लाइफ जर्नी, अपने अचीवमेंट्स को और अपनी विजन को दिल से शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ। एक बहुत ही अच्छा वार्तालाप रहा सर। आज तवी टेल्स पर आकर आपने अपना अनुभव, अपनी सोच और डुग्गर की विरासत के प्रति अपना जुनून हम सबके साथ शेयर करने के लिए सर आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, आपने हमें बताया कि हेरिटेज सिर्फ पुरानी इमारतों या परंपराओं का नाम नहीं होता, बल्कि वो हमारी कलेक्टिव मेमोरी और आइडेंटिटी होती है। और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है, आज के युवाओं के लिए। सर, आपकी जो जर्नी रही एक टीचर से एक आथर तक और फिर एक कल्चरल क्रॉनिकलर तक, हम सबके लिए ये सर प्रेरणा का स्रोत है। डेली एक्सेलशियर के आपके लेख जो लगभग हर संडे मैगजीन में देखने को मिलते हैं, आपकी किताबें, और सबसे बड़ा सर जो आपका कंसर्न है हमारे कल्चर और हेरिटेज के प्रति, सर ये इसने हमें बहुत प्रभावित किया है। सर, तवी टेल्स की पूरी टीम की ओर से हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मैं बावे वाली माता, वैष्णो माता, कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस मिशन, विजन और जील के साथ डोगरा कल्चर और हेरिटेज के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, एक सच्चे सिपाही की तरह, आप उस मिशन में आगे बढ़ते रहिए, हमें प्रेरित करते रहिए और हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बन के रहिए। और यदि हमें कभी फ्यूचर में फिर से आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले तो सर आप अपना कीमती समय में फिर से दीजिए। आपका सर मैं पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहूंगा। और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपको इस एपिसोड का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और आपको सबसे अधिक प्रभावित जिसने किया हो, वो जरूर हमसे शेयर करें। और अब मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और एक डोगरा शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय हिंद, जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।